जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो लिंक को अन्य सभी ग्रुपों में भेजते रहें, जिससे अपनी बात सभी साथियों तक पहुंच सके। बीरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, नीरज यादव जी। आवाज़ आ रही भैया? नीरज यादव जी बताएं, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी लोग लिंक को जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पे भेज दें, जिससे जो है अपनी बातें हम पहुंचा सकें। अमर सिंह चौधरी जी धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 तारीख की जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में सब कुछ सकारात्मक रहा। तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे बहस हुई। उस बहस में हमारे सीनियर सुदीप सेठ साहब कोर्ट को पूरी तरह से कन्विंस किए हुए थे। कोर्ट भी पूरी तरह से कन्विंस थी, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो जो विरोधी होते हैं उनमें खलबली मच जाती है कि किस तरह से जो इनकी बहस सकारात्मक है, कोर्ट सेटिस्फाई है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारे काउंसिल जीतते हैं तो जो हमारे अपोजिट हैं उनके काउंसिल हारते हैं, तो उनका भी थोड़ा एक, आप जानते होंगे कि कोई भी नहीं चाहता कि मुकदमा हम हारें। और अगर 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं मुकदमा तो एक को हारना तय है। जिसके ग्रीवांस ज़्यादा मजबूत होंगे, जो रूल रेगुलेशन एक्ट के अनुसार होगा, वही मुकदमा जीतेगा। लिहाजा हम लोग संविधान में और जो एक्ट है उसमें विश्वास रखते हैं और उसी को आधार मानकर वो जो एक एक्ट है या जो परिपाटी बनी हुई है उसी बिहाफ पे हम लोगों ने मुकदमा रिट कोर्ट में दाखिल किया। वहाँ से भी हम जीत करके आए हुए हैं, बस एक बिंदु पर हारे हैं। उस बिंदु को भी हम लोग स्पेशल अपील में जीत करके आप लोगों को दिखाएंगे और देंगे। होता क्या है कि मानव प्रवृत्ति है, 100 अच्छाई पर एक गलती भारी पड़ जाती है। आप चाहे जितनी किसी के साथ भलाई कर दो, चाहे जितनी जिसके साथ कंधे से कंधा मिला करके, चाहे जिस स्तर से उसकी लड़ाई को लड़ते रहें, चाहे जिस स्तर से उसकी लड़ाई को लड़ते रहे, लेकिन कहीं गलती से आपसे कोई गलती हो जाए, लेकिन चाहे जिस स्तर से आप गलती करते, मतलब कोई गलती हो जाए, तो लोग उस सभी अच्छाई को भूल जाते हैं और गलती पर ध्यान कंसंट्रेट कर देते हैं। यहीं पे 16 फोन नंबर डाल देगा। ओके, थैंक यू। तो मेरे संघर्ष के साथियों, आप सभी को इतना जरूर पता होगा कि अगर एक कोर टीम इस मुकदमे को अपने ढंग से
सोची समझी रणनीति के तहत अगर ना लड़ रही होती तो आप लोग खुद ही अपने गिरवा में झांक कर देखिए, खुद सोचिए कि भर्ती कब की खत्म हो गई होती। जो खेल के मैदान में डटे हो, बने हो, एक गेम जिस तरह से हम लोगों ने आपको गेम में बनाए रखा है, ये हम लोगों से पूछो। कोर्ट में अगर कोई गलती किसी से हो भी जाती है तो कोर्ट उसको सुधारने का मौका भी देता है। फिलहाल कोर्ट टीम की तरफ से या हमारे सीनियर काउंसिलों की तरफ से कोई भी ना गलती थी। और हम लोग जो ब्रीफिंग कराते हैं, आप ऐसे आकलन करिए कि जैसे जो मुकदमा टेकअप हुआ तो चाहे हमारा विरोधी हो चाहे हमारे साथ का हो, सभी लोगों के फेसबुक वाल पे जाइए या ग्रुप पे जाइए, वो सभी लोग कह रहे थे कि सुदीप सेठ साहब बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे 6800 के तमाम साथी हमसे फ़ोन करके भी पूछे कि भैया अभी आप नहीं पहुँचे हैं कोर्ट। तो हमने कहा कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। हमको भी मालूम था कि मुकदमा जो टेकअप होगा वो लंच के बाद ही टेकअप होगा, इसलिए हम भी थोड़ा जो है कहा कि लंच बाद ही चले। विरोधी भी कह रहे थे बहुत अच्छी बहस चल रही है, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। जो है हम भी पहुँचे, देखे, सुने, बहस सब कुछ अच्छी रही। बस फंस गया मामला यहाँ पे आकर के कि कोर्ट जैसे पिछली डेट पर जब लगा हुआ था मुकदमा 1 नंबर पर, और उस दिन मात्र 56 ही प्रेस होते हैं, 56 ही प्रेस थे, तो कोर्ट बहुत स्लो सुनना शुरू किया। इसलिए शुरू किया ताकि वहाँ तक हमारा नंबर ना आए और उसको हम टेकअप ना करें। वरना क्या दिन भर में 56 केस टेकअप नहीं करते क्या विवेक चौधरी साहब? देखो आप उठा करके पुरानी काज लिस्ट है, 100 केसेस जो है टेकअप करते हैं प्रेस के। लेकिन जब कोई व्यक्ति माइंड सेट करके आता है या सेट कर लेता है कि इस मुकदमे को मुझे नहीं सुनना है या इसका हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, तो भी सोचता है कि थोड़ा कतरा के हम या टाइम पास कर दें या किसी तरीके से कोई बिंदु में डाल दें या फंसा दें, जिससे जो है आज की बला छूट जाए या निकल जाए। जब दोबारा नंबर आएगा तो देखा जाएगा। जैसे हम ही लोग होते हैं, कहीं अगर फंस जाते हैं या होता तो सोचते हैं किसी तरीके से आज मौका मिल जाए, आज निकल ले, बाद में देखा जाएगा। तो आप सभी को इतना ज़रूर बता दें, जब सुदीप सेठ साहब ने बहस कर रहे थे तो उसमें किसी अपोजिट पार्टी को बोलने की कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं थी। लेकिन हुआ क्या था कि उस दिन 68,500 का भी मुकदमा लगा था। उस 68,500 के मुकदमे में जो जूनियर काउंसिल है वो अमित भदौरिया जी हैं। अब संयोग ये रहा कि जो ही 68,500 का मुकदमा दूसरी कोर्ट में टेकअप हुआ और 69,000 का मुकदमा 3 नंबर कोर्ट में टेकअप हुआ। हम लोग सर से पहले ही मिल करके और अगले 12 को क्या 11 को मिल करके ही सर से बात हो गई थी कि सर इस पर आप कल शुरू करा दीजिए, जिससे मुकदमा कंटिन्यू शुरू हो जाए और जल्द से जल्द निस्तारित हो जाए। तो सर ने भी ये कहा था कि नहीं, हम कल इसको शुरू कर देंगे। अब उनको भी ये नहीं मालूम था कि 68,500 का जो मुकदमा है और 69,000 का मुकदमा है, दोनों एक ही समय टेकअप होगा। एक ही समय टेकअप होने का मतलब ये हुआ कि जब 69,000 का टेकअप हुआ तो सर जो है 68,500 वाला नहीं फेस कर पाए और 69,000 में आकर के बहस शुरू कर दी। वहाँ पे वो मुकदमा खारिज होने के कगार पे आ गया। उसमें जूनियर काउंसिल अमित भदौरिया थे और उस पर अमित भदौरिया सुदीप सेठ साहब से बहस करवाना चाहते थे। पूरी स्टोरी, पूरी कहानी बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। जो तमाम लोग बरगला रहे हैं और तरह तरह के र्यूमर फैला रहे हैं कि सुशील और भास्कर इस मुकदमे का अंत नहीं चाहते हैं और गलत बहस करवा रहे हैं, लंबा मुकदमा खींचना चाहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा और इस पर विचार करिएगा। वो मुकदमा एक साथ टेकअप हुआ। हम उसमें पीछे पीछे सर के लगे थे कि सर जो है कि जैसे टेकअप हो तैसे आप कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि 2-3 डेटों से टेकअप तो हो रहा मुकदमा, लेकिन कोई कंटिन्यू आर्गूमेंट्स करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि लीडिंग पिटीशन जो है महेंद्रपाल एंड अदर्स है, सभी लोग जानते हैं। रिट कोर्ट की जो है रिट कोर्ट के अगेंस्ट हम लोग अपील लाए हैं, वो महेंद्रपाल की ही।
तो महनपाल पे ही जब तक बहस शुरू नहीं होगी तब तक उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो सर ने बहस शुरू कर दी, वहाँ पे उनका मुकदमा टेकअप हो गया, कोर्ट वहाँ खारिज करने जा रही थी। अमित भदौरिया आ गए यहाँ सर के पास, हम और सर पीछे आगे पीछे ही मतलब कि बैठे थे। अब वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर ने यही कहा कि हम अब नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा मुकदमा टेकअप होने जा रहा है, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, उसको अगली डेट लगवा लो या जो भी हो करवा लो, लेकिन आज वहाँ हम नहीं जाएंगे। उसमें उतने में थोड़ा जो है 1-2 बार और रिक्वेस्ट किया तो सर ने उनको दिया डांट अमित सिंह भदौरिया को कि जब यहाँ हमारा मुकदमा टेकअप होने जा रहा तो हम वहाँ थोड़ा ना जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। अब सर बहस कर ही रहे थे कि सर 1.25 घंटे लगभग बहस किया, उसके बाद में अमित भदौरिया को बुरा लगा था। ये 21वां संशोधन सर पढ़ करके सुना रहे थे, बता रहे थे, कोर्ट को समझा रहे थे। इतने में ये खड़े होकर के ये कह रहे कि सर 22वां संशोधन देख लीजिएगा। अमित सिंह भदौरिया क्यों? क्योंकि इनका वहाँ गेम खराब हुआ था, 68,500 वाला जो था, वहाँ अपना कैपेबल थे नहीं कि बहस करके निपटवा लें, क्योंकि इनको ही जा करके बहस करनी थी वहाँ पे। अगर ये बहस करते तब वो कुछ पाते। अब ये इन्होंने वहाँ बहस, सुदीप सेठ साहब ने वहाँ बहस की नहीं, इसलिए वहाँ कुछ पाए नहीं वो। अब वो पाए जो वहाँ नहीं, तो मानव प्रवृत्ति या मानव नेचर ये होता है कि जो उसका हिस्सा नहीं मिलता तो मतलब कि बिखरा ही देता है। तो यहाँ आकर के इसमें घुस गए आकर के, जबकि ऑन डाइस 22वां संशोधन का जो एक र्यूमर शिगुफा बनाया जा रहा है कि ये लोग ब्रीफिंग नहीं कर पा रहे। अरे तो हम लोग अगर ब्रीफिंग नहीं कर पा रहे हैं तो चाहे वो जो चुनावी लिस्ट वाले साथी हों, चाहे जो अन्य काउंसिल किए हुए हों साथी हों, उनके लिए तो अच्छी बात है ना कि हम हारेंगे, जो ही हम मुकदमा हार जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारे साथी हमारा साथ छोड़ करके तुम्हारे साथ चले जाएंगे, तो तुमको चिल्लाने गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये लोग ब्रीफिंग करा ही नहीं पाते हैं, हम लोग ब्रीफिंग नहीं करा पाते हैं, तभी इसका ये नतीजा है कि अभी तक सरकार एक भी पद, जो बार बार हम लोग कहते आए हैं कि एक भी पद सरकार अगर भर देगी तो बताना, एक भी पदों पर नियुक्ति नहीं होगी, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। इस भर्ती में जो सर्वमान्य हल निकल कर आएगा वो पिटिशनर रिलीफ के सिवाय कुछ नहीं निकल कर आएगा। इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। इससे पहले जितने भी ऑर्डर हो रहे हैं सभी में देख लीजिए, जो पुराने पेंडिंग मामले हैं उसमें पिटिशनर एकमोडेशन, पिटिशनर रिलीफ के सिवा कोई विकल्प निकल के आ रहा हो तो बताओ, जितने भी जजमेंट आ रहे हैं। तो जो ये लोग बता रहे हैं कि भास्कर सुशील मुकदमे को लंबा खींचना चाहते हैं, ब्रीफिंग नहीं सही करा पाते हैं, अरे मेरे भाई हम लोग ब्रीफिंग नहीं सही करा पाते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। आप अपने काउंसिल को बेहतर ब्रीफिंग कराओ और उससे बोलो कि वो तुम्हारे पक्ष में मुकदमा करा ले जाए, जिता ले जाए। बस दुर्भाग्य इतना था कि उस दिन हम लोग चूक गए, वरना उस दिन हम लोग जो है अपने साथियों का करा करके निकल लेते, तब पता चल जाता सभी का। लेकिन हम आप सभी साथियों को बता दें, 22वां संशोधन के बारे में भास्कर ने भी बता दिया है, जिससे भी बात कर रहे होंगे सभी लोगों ने बता दिया। इससे पहले जो 22वां संशोधन सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि प्राइमरी में पहले 22वें संशोधन से पहले जो है बीएड एंट्री नहीं था। 22वां संशोधन इसलिए कर लिया गया क्योंकि बीएड को एंट्री कराना था, इसलिए 22वां संशोधन किया गया। सिर्फ उसमें एक लाइन बढ़ाई गई है कि बीएड को एंट्री करा करके, इनको ब्रिज कोर्स करा करके 6 महीने की ट्रेनिंग दिला करके एज ए प्राथमिक विद्यालय में एटी बना लिया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है उसमें। और पुराना जो 21वां संशोधन, 20वां संशोधन, 19वां संशोधन जो भी सब है, वो अच्छा सा जो बेसिक का नियम है, बेसिक का रूल्स है, वो सेम है। सिर्फ 22वां संशोधन इस बात के लिए है कि बीएड को प्राइमरी में एंट्री दिलाने के लिए हुआ, इतनी सी बात। लेकिन जब तुरंत कोर्ट को दिया गया, कोर्ट ने कहा नहीं कि टेकन ऑन रिकॉर्ड आइए। अगर कोर्ट चाहती तो कह देती कोई बात नहीं, आप आगे आप बहस करिए, और टेकन ऑन रिकॉर्ड की बात है तो इसको जो है 2 दिन में आप फाइल कर दीजिएगा, वो भी किया जा सकता था।
लेकिन जब कोई हल पे या कोई समस्या के समाधान पर बात होगी तो उसके कई विकल्प निकलते हैं। लेकिन समस्या जब कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा, उसको और जटिल बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति को समय तो देना पड़ जाएगा ना। तो कोर्ट ने टाइम दे दिया मतलब 9 जनवरी को। अब उसमें है क्या कि ये भी नहीं कहा जा सकता नहीं 9 जनवरी आप नहीं कर सकते हैं, ये है मतलब वो लॉर्डशिप है, वो जो कहेंगे वही माना जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से धैर्य बनाए थे, आगे भी हम चाहते हैं कि साथी जो है कि अब धैर्य बनाए या ना बनाए, ये धर्म किस मतलब ये सोच लीजिएगा कि अगर हम चाहते भी कि हम नहीं धैर्य बनाना चाहते, हम 9 जनवरी से पहले मुकदमा निर्णीत करा लें, तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि कोर्ट से जब तक कोई रिलेवेंट ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब कुछ लोग इस उसमें है, एक बात और क्लियर कर दूं कि बीएड अब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। उनको मैं बता दूं कि अगर बीएड बाहर कर दिया है तो किस डेट से बाहर कर दिया है, आज से बाहर कर दिया है या जिस दिन से ऑर्डर आया उस दिन से बाहर कर दिया है या 5 साल पहले से बाहर कर दिया है। कोई भी ऑर्डर प्रभावी होता है तो जो एक जिस डेट से वो आता है या उस ऑर्डर में ये लिख दिया जाए कि ये ऑर्डर इस डेट से प्रभावी होगा। जब और लोगों में ये है कि बीएड बाहर चला जाए, जो कुछ बीटीसी के लोग हैं उनका जो बाहर चला जाए और तब मेरिट और नीचे चला जाए, हम लोग जाएं अपना जो है मास्टर बन जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि एनसीटी से जो है विशेष अनुमति लेकर के राज्य सरकार ने बीएड को 22वां संशोधन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने समायोजित किया है, मतलब कि उसमें एंट्री दिलाई है, उससे आवेदन लिया है। तो ये वो अलग का विषय है, वो शगुफे या वो ख्याली पुलाव अपने पास रखें वो लोग, इससे उनका मतलब कि इससे बीएड वालों का कोई हित नहीं होने वाला है। ये भर्ती पुरानी है, 18 की भर्ती है, ऑर्डर 22-23 में आया है, तो इस पर प्रभावी नहीं होगा। खैर उसको वो लोग इतने में ही खुश रहे कि बीएड बाहर हो गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि आने वाली भर्तियों में आगे के लिए ठीक है, क्या पता राज्य सरकार फिर से विशेष अनुमति लेकर के एंट्री दिलाए। जैसे 68,500 की जो भर्ती हुई थी उसमें 30,000 पद खाली चले गए थे। जब खाली चले गए थे वही कारण तो था, वही तो बेस था, वही तो आधार था कि जब हम इनको बीएड वालों को एंट्री करा ले गए, देखिए क्या हाल हुई, पद नहीं बचे हैं कि वो एक पद के लिए मारामारी है। जब वहाँ आप इकलौते थे तब पद नहीं भर पा रहे थे, अब हम लोग जब शामिल हो गए तो पद खाली पर मतलब पद के लिए मारामारी है। खैर हम अपने उन सभी साथियों से जो संघर्ष के साथी हमारे हैं, जिनके बलबूते पर, जिनके भरोसे पर ये लड़ाई इस मुकाम पर पहुंची है कि इस भर्ती में मुख्यमंत्री जो भी हो इसमें कुछ नहीं कर सकता है, इस बात को जान लीजिए। मुख्यमंत्री इतना कह सकता अपने काउंसिल से, अपने अधिवक्ता से कि आप इस पे खड़े होकर के डिसाइड करवाओ, इसको डिसाइड करवाओ, ये नहीं कि हमारे पक्ष में डिसाइड करवा लाओ, ऐसा नहीं हो सकता जो है। और नहीं तो इतने दिनों में आप देख लिए होंगे कि 5 जनवरी 2022 के बाद में तमाम लोग आए नमूने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डीडी बनवा लिया, पीडी बनवा करके घूम रहे थे इधर उधर, माला पहन लिया, भाई को बधाई, दुनिया का बवाल करा लिए। एक भी पद कोई किसी की हिम्मत हो तो भरवा करके दिखा दे। जो होगा कोर्ट से होगा, कोर्ट से अब वही होगा जो कोर्ट टीम में लड़ रहा है उसी का होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जो लोग याची चाची कह रहे हैं वो लोग भी अब फोन करके कहते हैं भैया कि हमारा नाम छुटा हुआ है, हम कैसे जुड़े, तो उनको बता दिया जाता कि आप अब आराम करिए, यहाँ ऐसे नहीं जुड़ पाओगे, जब चाहो तब जो है खाला जी का घर है, जब एंट्री मार लो। जिनको भ्रम था उनका भ्रम भी दूर हो गया। खैर हम लोग आगे की तैयारी मजबूती के साथ कर रहे हैं। और एक बात बता दें कि जो मैदान में उतरता है तो वही तो जीतता हारता है। जो मैदान में उतरेगा ही नहीं, डाइस पर खड़ा ही नहीं होगा, वो बहस क्या करेगा। बहुत से ऐसे काउंसिल हैं, इस वीडियो को सेव कर लेना, 2-4 काउंसिल को छोड़ करके
अगर उन 2-4 काउंसिल बहस करेंगे, से सभी लोग रिटर्न सबमिशन ना दें तो कहना, सभी लोग लिखित जो है सबमिशन अपना दे देंगे, बहस नहीं करेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कुछ छोड़ेंगे ही नहीं सुदीप सेठ साहब किसी के लिए कि जो है बहस करिए, लेकिन जिसमें कुव्वत होगी, जिसमें कैपेसिटी होगी, जिसमें काबिलियत होगी, वही डाइस संभालेगा, वरना डाइस भी नहीं संभालेंगे। तमाम ऐसे लोग आएंगे, देख लेना तुम, जो तरह तरह के साथियों को गुमराह कर रहे हैं, बता रहे हैं जो है कि गलत बहस किया, ये किया। गलत बहस ही करने दो उनको, अगर हम गलत बहस कर रहे हैं तो। ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि जो लोग माला पहन लिए थे उनमें ज़्यादा खलबली मची हुई है कि अब किस मुंह से अपने नाते रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्रों, साथियों के पास जाऊं। भैया तो तुम मास्टर बन गए हो का भाई? भैया एक देखत हुई जो है लोग बतलात हुई है ना, क्योंकि उधर लिस्ट निकली नहीं, उधर डीडी बनी नहीं, माला आ गए, गटम डायल हिन माला घूमत आए, फेसबुक पे लगा दी ना। फेसबुक पे लगाए तो समझ लियो कि नाते रिश्तेदारी जतने हैं सबका पता चल गया भैया मास्टर हो गया लौंडवा। जब मास्टर हो गया तो अब पूछता है 2 साल भैया कहाँ नौकरी करता हो, तो पता चलता है कि नौकरी नहीं करता है भैया, भाई मुकदमे चलता है। तो जो अति उत्साहित हो जाते हैं उनका हाथ ऐसे होता है, जो बगल बैठे साथियों के संघर्ष को भुला दिए थे। इस लड़ाई को पहले दिन से अगर लड़ने वाले है कोई, तो हमारी टीम है, हम ही लोग हैं। और हम लोगों को अगर हिस्सा जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसका पटाक्षेप नहीं होने दिया जाएगा। चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े, चाहे जो करना पड़े, वो सब किया जाएगा। राजेश जी क्यों नहीं भैया ऐसा करेंगे? क्योंकि हम लोग कितने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, भूखे प्यासे। धरने की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत तो हम ही लोगों ने की है ना। हम, भास्कर, जेलर, ये लोग बैठ करके धरने की शुरुआत की, भूख हड़ताल पर बैठे, पुलिस के लाठी डंडे खाए। तो क्या मलाई तुम खाओगे अगर हमारे साथियों का हिस्सा नहीं मिलेगा? अब रोचक बात ये भी फिर से बता दूं कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा कर लो कि पहले हमारी नियुक्ति हो जाने दो और उसी को आधार बना करके तुम बाद में करा लेना। कैसा बरगलाते, जैसे जन लगता है कि हम लोग बुद्धू टाइप के हैं, चॉकलेट देंगे तो हम लोग मान जाएंगे। पहले हमारा हो जाने दो, बाद में तुम करवा लेना वही को आधार मान करके। ये बताओ। खैर, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। एटीआरई पर अगर सभी लोगों ने एक राय होकर के बहस नहीं की, हमारी तरफ से ओपी श्रीवास्तव साहब, सुदीप सेठ साहब और एक काउंसिल, और हमारा सबका प्रयास है कि अगर कुछ कमी या कुछ और रह जाएगा तो तीसरे काउंसिल को भी ला करके हम लोग बहस करा लेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि सुदीप सेठ साहब कुछ छोड़ेंगे। सब पूरा खाका तैयार है, पूरी चीज़ें सब ये मान लीजिए एक एक बिंदु पर सर ने अपना पूरा एनालिसिस कर लिया। लेकिन अगर कोई कमियां रह जाएंगी तो हम लोग उस कमियां को दूर करेंगे। पिछले रिट कोर्ट के तरीके से नहीं रहेगा कि हम लोगों ने जैसे एटीआरई पर बहस नहीं कराई, या हम लोगों ने जो है बहस कराने का मतलब ये कि हम तो जानते थे कि ये संदीप दीक्षित साहब और ये तमाम लोग हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर, ये लोग भी कुछ बोलेंगे, कहेंगे। लेकिन किसी ने नहीं बहस किया। जो सुदीप साहब ने बहस किया वही आर्डर में अक्षर सा नोट डाउन होकर के आया। एक भी सीनियरों के कंटेंशंस में नोट होकर के, खासतौर से जो चाहते थे वो नहीं आए। बिल्कुल इसरार लीजिए। अभी सवाल जितने भी होंगे आप सभी के सवाल लिया जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा। अब है क्या कि
जैसे देखिए होता क्या ना, कुछ लोग खलिहर टाइप के होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। वो इंडिविजुअल एक दूसरे को फ़ोन करेंगे, तरह तरह की बातें जो है कि करेंगे जो है, और एक दूसरे को लड़ाने का काम करेंगे, साथियों को भड़काने का काम करेंगे। हम लोगों के पास में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भी जो थोड़ा रोजी रोटी के लिए काम किया जाता है वो भी करना ज़रूरी है। और भी थोड़े काम हैं, इसलिए हम लोग ना लाइव रोज आ पाएँ, ना हमेशा पोस्ट कर पाएँ। लेकिन जहाँ ज़रूरी समझा जाता है, जहाँ पे ये समझा जाता है कि यहाँ होना चाहिए, जो जिस दिन मुकदमा लगता है उससे 1-2 दिन पहले हम लोग अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, सब काम छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ ज़रूरी हो जाता है। अब 9 तारीख को मुकदमा लगा है तो आज से हम क्या करना शुरू कर दें? 9 तारीख को मुकदमा लगा है, हम लोग 6-7 से उस पर काम करना शुरू कर देंगे। जो कमियां हैं जो है उसको दुरुस्त की जाएंगी। जो फिलहाल संयमित सभी साथी भरोसा रखें, विश्वास रखें कि एक और टीम ही है जो आपको यहाँ तक, इस मुकाम तक ले आई है। अन्यथा और तमाम लोग अपने हिस्से को लेकर के रफू चक्कर होने वाले थे, लेकिन उनके सबके मंसूबे पर हम लोगों ने पानी फेर दिया। हम अपने साथियों का जब तक भला या हित नहीं हो जाएगा तब तक किसी तरीके से अनवरत लड़ते रहेंगे। गाली देने वाले गाली देंगे, ताली बजाने वाले ताली बजाएंगे। जिनको सहयोग करना होगा हमको सहयोग करेगा, जिनको सहयोग करना होगा नहीं करेगा। जो सहयोग करेगा, जो साथ रहेगा, हम लोग उसी की लड़ाई लड़ेंगे। मुर्दों की लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। आप सभी लोग भी जानते होंगे, अमूमन 90% लोग अदालती लड़ाई से वाकिफ़ होंगे। उनको भी पता होगा कि प्रत्येक डिट्टो पर कुछ न कुछ काम होते हैं, कुछ न कुछ खर्चे पैसे की ज़रूरत पड़ा करती है, वो देना पड़ता है। जो अदालत जाते होंगे उनको सबको पता होगा। दिलीप कुशवाहा जी हैं जो जितनी बार सहयोग की बात कह दी जाती है, अभी इन्होंने कल 1500 रुपये पुनः सहयोग किया। इससे पहले 500 किया, फिर 500 किया। अभी इसी महीने में 2500 रुपये का दिलीप कुशवाहा जी जो हरदोई के रहने वाले हैं, इन्होंने कर दिया। और ये इनको भरोसा है, इनको विश्वास है कि हम जिसके साथ हैं, जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, वो सही ढंग से लड़ रहे हैं, इसलिए ये लोग हमारे साथ हैं, हम आपको सहयोग कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो कुछ लोगों के आरोप है, फिलहाल आरोप जो हैं वो फर्जी हैं, फेक हैं, फैब्रिकेटेड हैं। कोई रियल आरोप नहीं है किसी के। कोर्ट नहीं सुनना चाहिए, ना सुने, लेकिन कितने दिन नहीं सुनेगी। 9 जनवरी को कोर्ट अगर सब कुछ सही रहा तो 9 जनवरी को तो सुनेगी। 9 जनवरी को देख लेना। जो लोग टीम के ऊपर आरोप लगा रहे, यही लोग, अगर हम लोग ऐसा कह देंगे तो कि यही लोग जो है सुदीप सेठ साहब की बड़ाई करेंगे, तो उस दिन जानबूझ करके नहीं बड़ाई करेंगे, इन्होंने बहस अच्छी की, खराब की। लेकिन इतना जान लीजिए, कोर टीम जो चाहेगी, चाहने का मतलब जो अपनी बात रखवाना चाहेगी, आर्डर में लिखवाना चाहेगी, वही कंटेंशन नोट होगा, उसी मुद्दे पर बहस कराएंगे हम लोग। वो बहस होकर के हम लोगों को जो है जीत मिलेगी। इस मुकदमे में कुछ है ही नहीं, सब कुछ रेड कोर्ट ने डिस्क्लोज कर दिया, सारी चीज़ें मतलब कि ट्रांसपेरेंसी हो गई। सिर्फ ATRE पर हम लोग जीत जाते हैं, नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाता है। जो ये कहा करते थे कि सरकार हमारे साथ है, सरकार हमको नियुक्ति दे रही है, एफिडेविट भी सरकार ने लगाया है, उसने ये भी कहा है कि TT में जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, कहने का मतलब ये कि जो TT में अनरिजर्व की सीटें, मतलब मान लीजिए 90 अंक नहीं प्राप्त किए हैं, उनको हम आगे रिजर्वेशन नहीं देंगे। कहने का मतलब ये कि TT में उन्होंने रिजर्व में क्वालिफाई किया। फिलहाल दलील, कहने का मतलब हम अपनी दलील दे रहे हैं, कोर्ट को बता रहे हैं। उनके एफिडेविट देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन उनके उससे ये कन्फर्म होता है कि वो कितने हमारे हैं, हिमायती हैं, हमदर्द हैं, हमारे साथ हैं। जो लोग
कोर्ट को अपना सब कुछ कोर्ट सरकार को अपना सब कुछ मानते हैं। अगर वो सब कुछ मानते हैं तो मेरे अगर हमदर्द हैं तो एफिडेविट हमको कोर्ट को ना देते कि हमने इनको टीटी में रिजर्वेशन का लाभ दे दिया, तो एटीआरई में इनके चाहे जितने क्वालिटी पॉइंट बनेंगे हम इनको अनरिजर्व में ट्रीट नहीं करेंगे, इनको रिजर्व में ही ट्रीट करेंगे। जबकि ऐसा बेसिक में है ही नहीं है। बेसिक में है एक सिंपल सी बात है कि अंतिम चयन प्रक्रिया में विज्ञापन जब आ जाएगा और जब ये भर्ती करने लगेंगे तो हमको अंतिम चयन प्रक्रिया में रिजर्वेशन का लाभ मिलना है। लेकिन अब आप एटीआरई अर्हता परीक्षा को जो है रिजर्वेशन मान लो और टीटी को रिजर्वेशन मान लो कि इन्होंने रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, तो ये सब आपके मान लेने मात्र से रिजर्वेशन नहीं हो जाएगा। जो व्यवस्था है उसी आधार पर नियुक्ति होगी, ना कि आपके एफिडेविट देने पर। जैसे आपको मैं बता दूं कि चाहे कोई किसी के ऊपर कोई मुकदमा लिखा होगा तो वो व्यक्ति जब अदालत जाता होगा तो पहले वो जमानत कराता है, उसके बाद में आरोप पत्र बनता है। जब आरोप पत्र बनता है वह व्यक्ति घटना कारित किया हुआ होता है, उसके बावजूद भी वो कहता है कि श्रीमान जो घटना हमारे ऊपर या जो भी आरोप लगे हैं ये बेबुनियाद हैं, फर्जी हैं, जांच अधिकारी द्वारा रंजिशन इस मुकदमे में हमको पक्षकार बना दिया गया है, जबकि इस घटना में हम शामिल नहीं थे। ये दलील देता है, जबकि वो घटना किए हुए होता है, घटना भी किए होता है और दलील देता कोर्ट से कि हमको हमारा इस घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, हम इस घटना में शामिल नहीं थे। ये बात हम अपनी सफाई दे रहे हैं कोर्ट को, तय करेगी कोर्ट कि आप थे या नहीं थे। उसके बाद फाइल चली जाती है, आरोप पत्र बनने के बाद गवाही में वादी मुकदमा गवाही देता है, जो चक्षुदर्शी होते हैं वो गवाही देते हैं, सरकारी अधिवक्ता सरकारी जो गवाह होते हैं वो गवाही देते हैं, आईओ गवाही देते हैं, डॉक्टर गवाही देते हैं। तो एक निष्कर्ष पर निकलता है कोर्ट कि वास्तविक रूप से घटना इन्होंने किया कि नहीं किया। तो देखते होंगे कि बहुत से मुकदमे में सजा होती है, बहुत से मुकदमे में बाइज्जत बरी होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये मुकदमा भी है। वहाँ पे हम जो ये मुकदमा बता रहे हैं वो क्रिमिनल का मैटर बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे करके। ये सर्विस का मैटर है, सर्विस का मामला है। तो सर्विस में जो एक्ट है, जो कानून है, उसी अनुसार तो भर्ती होगी। सरकार के कह देने मात्र से, एफिडेविट दे देने मात्र से वो एक कानून थोड़ो ना है, वो तो सफाई देगी ही है। और वो फंसी तो थी ही, लेकिन वो ये कह सकते हैं बहुत बुरी तरह से तब फंस गई जब 5 जनवरी को लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले भी सरकार ने कहा था कि भर्ती नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंसी है, भर्ती शीशे की तरह साफ है, एक भी पदों का कोई भी स्कैम नहीं है। यही तो एफिडेविट में दिया था कोर्ट स्टेट ने। अगर भर्ती अच्छा नियमानुसार थी, सब कुछ सही था, तो 5 जनवरी को 6800 लिस्ट आई कैसे? तब उन्होंने क्या मढ़ा, क्या कहानी बताई कि एनआईसी की गलती की वजह से ऐसा हुआ। अरे एनआईसी आप सभी लोग समझिए, एनआईसी या कोई कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करता है? कोई व्यक्ति तो करता है। जब कंप्यूटर से हम कमांड देंगे वही तो आउटपुट देगा मुझको। तो ये कह करके बचना चाहते थे, गलती इन्होंने किया है। अब कह रहे हैं कि गलती एनआईसी की वजह से हुई थी, सॉफ्टवेयर की वजह से हुई थी। अरे सॉफ्टवेयर की वजह से हुई थी तो भर्ती का जो 10% क्यों नहीं आ गया, 6900 क्यों नहीं आ गया? आप सभी लोग समझिए, अगर एनआईसी की गलती की वजह से हुई तो एग्जैक्ट 6800 ही क्यों आई? 6820 क्यों नहीं, 6810 क्यों नहीं आई, या 6900 क्यों नहीं आई? क्योंकि ज्यों ही 6900 होती या आ जाती तो सुप्रीम कोर्ट का सेटिस्फाइड लॉ है कि किसी भर्ती का अगर 10% स्कैम है या गड़बड़ी है तो भर्ती को स्वतः रद्द कर मान लिया जाएगा। तो वहाँ रद्द होने से बचाने के लिए ऐसा किया इसने कि 6900 कर नहीं सकते। ये भी जानते हैं कि घोटाला पदों का ज़्यादा है। खैर, बता दें कि अभी तक लगभग 300-350 साथियों ने सहयोग किए हैं, से साथियों ने सहयोग नहीं किया। उन सभी साथी सहयोग कर दें, क्योंकि
लड़ाई हमारे ही काउंसिल आपको जिताएंगे, क्योंकि हम लोगों को 22वें संशोधन का जो टेकन ऑन रिकॉर्ड कोर्ट ने मांगा है, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करना है, तो उसमें हम लोगों को सहयोग की आप लोगों की ज़रूरत है। आप सभी लोग सहयोग कर दीजिए। जो किए हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिलीप कुशवाहा जी हो गए और 2-4 साथी हो गए जिनका नाम नहीं आ रहा, एक है बनारस के पुलिस विभाग में हैं भाई साहब, वो जैसे उनके कानों में आवाज़ पड़ती है, अमित चौहान जी हैं, ये सभी साथी जो है जैसे उनके कानों में आवाज़ पहुँचती है कि सहयोग टीम ने मांगा, तुरंत कर देते हैं। लेकिन हम उन साथियों से कहेंगे कि आपको अकेला व्यक्ति कितना लोड उठाएगा, इसलिए जब लड़ाई सामूहिक है तो सामूहिक सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सहयोग करना होगा। एक व्यक्ति इस मुकदमे को नहीं झेल पाएगा, इसलिए सभी साथी जो नहीं किए वो सहयोग कर दें। खास बात यह है कि जो लिस्ट तैयार हो रही है वो लिस्ट पहले नंबर तो हमारा और भास्कर का दिया गया था, उस नंबर में दरअसल कुछ साथियों ने हमको भेजा, कुछ भास्कर के उस पर भेज दिया, काफ़ी हौच पौच हो गया। जिन लोगों ने अभी तक सहयोग किया है स्लिप को बचा के रखें। आज शाम तक एक यूनिक नंबर जारी कर दिया जाएगा, उसी नंबर पर भेज करके सभी लोगों का जो है डिटेल मंगा लेंगे और एक PDF बना दिया जाएगा। जो लोग सहयोग कर चुके हैं वो सभी लोग ध्यान दें कि अपना पेमेंट स्लिप और अपना डिटेल जो आज नंबर देंगे उस पर आपको भेजना होगा, ताकि ये कंफर्म हो सके कि इन्हीं लोगों ने और जॉइंट के अकाउंट में सहयोग किया है। और ख़ास बात कि चाहे मैं हूँ चाहे भास्कर हूँ, कोर टीम में जान लीजिएगा कि और किसी को सहयोग नहीं करना है, और भी खास तौर से न मेरे फ़ोन पे गूगल पे न भास्कर के गूगल पे फ़ोन पे आप सभी लोग समझिएगा, जब जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट में पैसा जाएगा तभी आपके पैसे का सदुपयोग हो पाएगा। इंडिविजुअल अगर आप किसी को दे रहे हैं उसके जिम्मेदार आप। हम लोग किसी का नंबर नहीं रहेगा पर्सनल कि ये इनका नंबर रहेगा उनका नंबर रहेगा, एक यूनिक नंबर जारी करेंगे, उसी नंबर पर जिनका स्क्रीनशॉट आएगा, अगर टीम को पैसा दिए होंगे, कोर टीम को अगर वो पैसा दिए होंगे तभी उनका नाम शामिल होगा, अन्यथा उनका नाम शामिल नहीं होगा। PDF जारी होगी तो देख लेना आप लोग, किसी को ना दो। और जॉइंट के बिसाइड्स अगर किसी ने सहयोग किया है तो वो उसका खुद जिम्मेदार है, उसका कोर टीम जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि हम लोगों को जब धन की आवश्यकता होगी तो हम किसी थर्ड पर्सन से पैसा हम नहीं मांग पाएंगे कि इनके पास पैसा है आप हमको दो। क्यों कोई देगा? क्योंकि जो खाते में पैसा होगा वही पैसे का तो उपयोग किया जा सकता है। आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हो, इतना याद रखना, इतना ध्यान रखना कि जॉइंट अकाउंट किस लिए जारी किया जाता है, जॉइंट में ही सहयोग करना है। कोई दिक्कत कोई समस्या आती है, फ़ोन नंबर हमारा है, भास्कर का है, आप संपर्क कर सकते हो, उससे आप कंफर्म हो जाओगे। कहाँ कभी कभी होता है कि जॉइंट में पैसा नहीं जाता, जॉइंट में अगर पैसा नहीं जा रहा है तो वेट कर लो, इंतजार कर लो, दोबारा ट्राई करोगे, अगले दिन ट्राई करोगे तो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं जाता है तो आप हमारा नंबर जानते हो 9454 66 84 63, भास्कर का नंबर जानते हो, दोनों में से किसी के नंबर पर संपर्क कर लोगे, सारी बातें आपको बता दी जाएगी, पता चल जाएगी। निवेदन है कि किसी अन्य व्यक्ति को कोई सहयोग ना करे, कोई थर्ड पर्सन लिस्ट नहीं बनाता है। लिस्ट बनेगी तो ये कोर टीम बनाएगी, उसको हम भास्कर ही बैठ करके बनाते हैं, लिस्ट को बनवाएंगे भी, लिस्ट को एक नंबर जारी किया जाएगा, उसी नंबर पर जितने लोगों ने अभी तक सहयोग किया है और जितने कोर टीम को सहयोग किया उसी का लिस्ट में नाम रहेगा, अन्यथा किसी का लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। इसको खुद जान लीजिएगा, खुद समझ लीजिएगा सभी लोग। रही बात सहयोग की, लगभग 2000 साथी याची बने हैं, लगभग 374 75 400 लोग लगभग मान के चलिए ग्राउंड फिगर में सहयोग किए हैं। जो भी 1600 लोगों ने सहयोग नहीं किया है तो हम लोड क्यों बढ़ाएंगे, हम 400 लोगों का लेकर के मुकदमा आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब 2000 की संख्या देखता है सीनियर तो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो 2000 साथी हैं, जहाँ 20,000 फीस होती है वहाँ 2 लाख मांगना शुरू कर देता है।
जहाँ रिजॉइंडर 25,000 में फाइल होता है, संख्या देखा उन्होंने कि 2,000 की आपकी संख्या है, तो मांगने लगता है कि 50,000। तो जब हम बताएंगे कि सर हमारे पास संख्या नहीं, हमारे पास संख्या कम है, 10, 20, 50 इतने ही संख्या है, तो वो भी रेट कम कर देता है। तो इस बात को ध्यान रखें सभी साथी। 9 तारीख से आपके मुकदमे में सकारात्मक आप लोगों का पहले भी था, आगे भी रहेगा, और जीतोगे भी आप लोग, इतना भरोसा भी रखो। क्योंकि अगर हमको जीतना ना होता तो ये सरकार है, अब तक बहुत पहले ही हमारा मुकदमा खारिज करा दिया होता, और जिसने मुकदमा किया था उस पर फाइन भी लगवा दिया होता। लेकिन वो फंसी हुई, वो जानती है। अब आप ओम प्रकाश राजभर जैसे मंत्री ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी पक्षकार बैठ करके बात कर ले, उसके बाद कोई निष्कर्ष निकाले। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री अगर पहली बार ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री घुटनों के बल, समझ लीजिए अगर ऐसा कहा है उन्होंने तो घुटनों के बल आए हैं, वरना इतने निरंकुश मुख्यमंत्री हैं कि किसी की बात सुनते नहीं। लेकिन इस मुकदमे में ये मोड़ ला करके पैदा कर दिया गया है कि बिना याचियों के, बिना पिटिशनरों के एक भी साथियों का होने वाला नहीं है, एक भी पदों पर भर्ती नहीं। खैर, हमने अपनी बात पूरी रख दी। अगर किसी को कोई सवाल है, सतीश जी, अमित कश्यप जी, शैलेंद्र कुमार जी, इसरार अली जी, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथी या इस लड़ाई में हमको खास तौर से लाने वाले इस 69,000 में अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं तो ये मनोज कुमार प्रजापति जी की देन है कि इन्होंने ही हमको मतलब कि यहाँ पे या इस तरह से यहाँ पे हमको मतलब कि कहा कि आप लखनऊ में रहते हो, लखनऊ में रह करके ही जो व्यक्ति रहेगा वही अच्छी पैरवी कर सकता है। तो इस मुकदमे में मनोज कुमार प्रजापति ने ही हमको लाए हैं और कहा कि आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, इस मुकदमे में अच्छी पैरवी कर सकते हो, इसलिए आप इसका नेतृत्व करो। तो मनोज प्रजापति जी या जो भी साथियों ने भरोसा दिलाया है, हम मानते हैं कि मनोज प्रजापति भाई साहब का लिस्ट में नाम है, लेकिन इनको भी इस बात का मलाल है कि हम जैसे साथी या हमारे बहुत से साथी छूट गए हैं, इनका भी नाम होना चाहिए था। नाम होता तो हम लोगों को और खुशी होती। हम मानते हैं कि जिस दिन लिस्ट आई थी उस दिन भी मनोज प्रजापति जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि खुशी तब होती जब हमारे सभी संघर्षशील साथियों का चयन हो जाता, सभी साथी हो जाते, तब अच्छा लगता। लिस्ट में नाम है लेकिन भाई कर भी क्या सकता हूँ आप लोगों के लिए। उन्होंने फिलहाल हम लोगों को ढांढस दिलाया, भरोसा दिलाया। आप भी ये समझ सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 69,000 की जो मेरिट लिस्ट जारी की थी, तो जिनका तो लिस्ट में नाम था वो तो मशगूल थे, और जिनका लिस्ट में नाम नहीं था उनकी रातें सिसकते हुई बीती हैं। कब सुबह हो गया है, हम लोग खुद ही तकरीबन 2:30-3 बजे रात तक बात किया। सुनीता दत्त थी और दो तीन बहनें थीं और सब व्यथित थे, रो रहे थे। जैसे किसी के घर में कोई ख़त्म हो जाता है तो चाह करके भी कुछ नहीं कोई कर सकता, ठीक उसी तरीके से इतने संघर्ष के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं था। इसलिए इस बात की पीड़ा थी, इस बात का कष्ट था साथियों को कि इतने दिन से रिजल्ट भर्ती हुई थी, मतलब कि परीक्षा हुई थी, तुरंत रिजल्ट आ जाता, संघर्ष ना करना पड़ता तो किसी को कोई मलाल ना होता। लेकिन जब किसी के पीछे किसी को पाने के लिए 2-3 साल लग जाए, उसके बावजूद भी वो ना मिले, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ हुई होगी लोगों को, कितनी समस्याएं या कैसे वो रातें बिताई होगी। तो जो हमदर्द होते हैं वो तो आपके आंसू पोंछते हैं, जो हमदर्द नहीं होते हैं तो मतलब कि अपना हिस्सा लेकर के माखौल उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं कि इनका लिस्ट में बहुत अच्छा हुआ, नाम नहीं आया, बहुत हुआ, अब हम लोग मास्टर बन जाएंगे, इनका नाम नहीं है। तरह तरह की बातें सोचते समझते हैं जो भी। खैर छोड़ो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, कहावत है, उनके लिए गड्ढा खुद न खुद पैदा हो जाता है। राजेश जी, किसी थर्ड पर्सन के समझौते करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें समझौते की स्थिति अगर पैदा होगी अब आगे
तो कोर्ट ही समझौता कराएगी और कोई सरमान हल निकालेगी। कोर्ट का समझौते का जो सरमान हल होगा वो पिटिशनर रिलीफ हो जाएगा, यही इसका विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा, आप ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सवालों के जवाब दे दें। तो राजेश चौधरी जी जो संघर्ष के साथी हैं और इस मुकदमे में प्रदेश ही नहीं पूरे देश गांव तक अगर आवाज़ पहुंच रही है 69,000 की, तो इसमें राजेश चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर, टीवी न्यूज़ चैनल, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारे 69,000 के कोई न कोई साथी वहाँ रहते हैं जो 20,000 सीटों की हिमाकत किया करते हैं, उसकी पैरवी किया करते हैं। राजेश चौधरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप जैसे साथियों ने इस दलित पिछड़े की लड़ाई में जिस तरीके से आपने इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचवाया है, आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि आजकल जो प्रोपोगेंडा जो माहौल बनाया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि जो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से योगी मोदी की सरकारें लगातार आ रही, ठीक उसी तरीके से चाहे वो झूठ बोले चाहे सही बोले, लेकिन सरकार उन्हीं की आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथी एक बार ऐसा नहीं कि एक बार 10,000 की बात करते हो, एक बार 20,000 की बात करते हो, हमारे साथी हमेशा 20,000 सीटों के नुकसान की बात कहते हैं, करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, चाहे जहाँ पे हो, अपनी बात वहाँ प्रमुखता से रखते हैं। ओम प्रकाश ओपी जी कह रहे हैं डेट कब की लगी है? भैया 9 जनवरी को टॉप 10 में लगा हुआ है। बिल्कुल सुलझेगा, इंतजार करिएगा ओम प्रकाश जी। ये मुकदमा सुलझने के कगार पर ही पहुंचा हुआ है। और किसी के कोई सवाल हो तो पूछ ले, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो गया। होता क्या है कि हम लोगों के पास टाइम होता नहीं है कि हम लोग रोज 1-1 घंटा 10-10 मिनट पे लाइव आते रहें। हम लोगों के पास जब टाइम होता है तो आराम से हम लोग अपनी बात पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से रखते हैं। फिलहाल मुझे मालूम है कि हमारे सभी साथी हम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और हम भी उनको भरोसा दिलाते हैं कि उनकी उम्मीदों पर, उनके भरोसे पर पानी नहीं फेरने देंगे। इस बात का मुझे गुमान है या मुझे फख्र है कि उन्होंने जो नैतिक जिम्मेदारी दी है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। आचार संहिता में सुनवाई तो होगी ना कि कोई आदेश या कुछ जो है कोई प्रभाव उससे नहीं पड़ने वाला है। 21वां संशोधन क्या है? 21वां संशोधन जो बेसिक की रूल्स है वही है। सिर्फ 21वां संशोधन और 22वां संशोधन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जो बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 है, 21वें संशोधन में एक आ गया है कि भर्ती प्राइमरी में कैसे की जाएगी और कौन कौन एलिजिबल होगा। ठीक है, तो पहले एलिजिबल क्या थे? बीटीसी के लोग थे, लेकिन जब 68,500 की भर्ती आई उसमें 29,000 30,000 जो भी पद रिमेनिंग चले गए। अब ये हुआ कि अगर सीटें नहीं भर पा रहे हैं बीटीसी वाले तो कोई जो है कि हाई क्वालिफाइड लोगों को रखा जाए। तो उसमें ये हुआ कि प्राइमरी को बीएड वालों को शामिल कर लिया जाए, तो जो है भर्ती जो प्राइमरी में पद खाली हैं या जो भी नियुक्तियाँ निकलेंगी उसमें जो है हमको अच्छे लड़के मिल जाएंगे, अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट मिलेंगे। तो बीएड को उसने 22वां एक संशोधन, क्योंकि ऐसे कर नहीं सकती, तो एक संशोधन किया, 21वां से 22वां संशोधन किया और एनसीटी से जो है विशेष अनुमति ली कि हम प्राइमरी में
इनको शामिल करना चाहते हैं, विशेष अनुमति ली तो वहाँ उसने विशेष अनुमति दी और राज्य सरकार ने उसको 22वां संशोधन अमेंडमेंट ला करके वहाँ पे बीएड को एंट्री दिला दी कि अब इस भर्ती में कौन कौन शामिल होगा। अगर प्राइमरी में भर्ती होगी तो बीटीसी के लोग और बीएड के लोग 2 लोग हायर होंगे, दोनों लोगों को टीटी करना होगा, एटीआरई करना होगा। उसके बाद में जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट में क्वालिटी पॉइंट डिस्क्लोज होगा, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में आएंगे उनको हम अपॉइंटमेंट करेंगे। सब कुछ रूल रेगुलेशन सब कुछ सेम है, सिर्फ 22वें संशोधन में बीएड को एंट्री दिलाई गई है और कुछ नहीं। रवि गिरी जी नमस्कार। रवि जी आप भी जो है कि संघर्ष के साथी हैं, आप भी सहयोग कर दीजिए, शायद कर दिए होंगे तो धन्यवाद, अगर नहीं किए होंगे तो कर दीजिए जो है, क्योंकि आप इस लड़ाई को काफ़ी दिनों तक बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आप थे, आपके 3-4 साथी आते थे उधर अलीगढ़ साइड से, मुझे आज याद है कि आपके साथ पूरी टीम रहा करती थी। लेकिन होता क्या ना कि लंबी लड़ाई हो गई, साथी काफ़ी निराश हो गए, उनको लगने लगा कि इसमें अब कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना जानूं कि सरकार फंसी हुई है, इसका कोई न कोई हल तो निकलेगा ही, जो आखिरी दम तक का लड़ेगा उसी को इसमें लाभ मिलेगा। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर अगर कभी ज़रूरत होगी तो लाइव के माध्यम से भास्कर जी या हम आकर के बातें डिस्क्लोज करेंगे। आज हम लोग एक नंबर जारी करेंगे, उस नंबर को जारी करेंगे तो उस नंबर पर सभी लोग, जितने लोगों ने पूरा पिछला सहयोग कर दिया है, उस सहयोग 27 नवंबर से शायद सहयोग चल रहा है, आप लोगों ने 27 नवंबर तक से जिन्होंने सहयोग किया और जो लोग कर चुके हैं वो सभी लोग अपना स्क्रीनशॉट और अपना डिटेल उस पर भेजेंगे, पीडीएफ बनेगी, उसी जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल होगी उसी में जो है उनको भी मेंशन कराने के लिए हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हम भीड़ लेकर के नहीं चलेंगे कि जहाँ पर संख्या ज़्यादा हो और सहयोग कम आता हो और लड़ाई और हिस्सा भी चाहते हो और साथ ना देना चाहते तो ऐसा दोनों नहीं हो पाएगा। तो मैं उन सभी साथियों से कहेंगे कि न्यूनतम सहयोग 500 रुपये करना है। जो कोई लोग 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये भेज रहे हैं, यहाँ किसी से कोई भीख नहीं मांग रहा है, ठीक है। अगर ये दे रहे हो तो आप घर में बैठे हो, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे कोर्ट हो, रात हो, दिन हो, आप देखते होंगे हम लोग इस पे काम करते हैं, इसमें हम लोग अपना माथा खपाते हैं, मेहनत करते हैं और इसलिए कर रहे हैं कि जीत मिल जाएगी तो उसमें हमारा भी हिस्सा शामिल रहेगा। लेकिन जहां आर्थिक सहयोग की बात आएगी वहां आप लोगों को करना होगा, नहीं करोगे तो छूट जाओगे। जिस तरीके से उत्तरमाला प्रकरण एक जीता जागता उदाहरण है, जो लोग पिटिशनर नहीं बने थे वो लोग छूट गए। आज वो सोच यही रहे हैं कि अगर बन गए होते तो कहीं ना कहीं हमको लाभ मिल जाता। खैर, जितने भी साथी सहयोग किए हैं उनको धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है वो सभी साथी कर दें, दूसरों के भरोसे ना रहें। और उनके दिमाग में बात है कि ये लोग कोई लिस्ट उस्ट नहीं बना रहे हैं, उसी में हमारा भी चल जाएगा, तो ये भ्रम उनका दूर भी हो जाएगा। लिस्ट भी बन रही है और लिस्ट सार्वजनिक भी होगी, तब उनको पता चलेगा कि, और जब फाइल हो जाएगा तब चिल्लाना शुरू करेंगे भैया आप सहयोग कर दें, तब कर दें। तो जैसे अब कुछ साथी इस समय है कह रहे हैं याची बनना चाहते हैं, याची कैसे बने, ये आप 2000 रुपये 3000 रुपये में कौन याची बना पाएगा। इसमें जहाँ 15,000 20,000 रुपये फोटो कापी लग रही है, जो कोई बना रहा हो कर रहा हो उसी के साथ जाइए, जुड़िए जा करके। अब उनको लग रहा है कि भर्ती में पिटिशनर रिलीफ के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और पुनः जब कभी ज़रूरत होगी तो लाइव के माध्यम से अपनी बात हम लोग रखेंगे। आज शाम तक एक यूनिक नंबर जारी करेंगे, उसी नंबर पर आप लोगों को डिटेल भेजना है। और ज्वाइंट, पुनः बता रहा हूँ कि ज्वाइंट के सिवा किसी को सहयोग मत करो, वरना वो सहयोग दान मान लिया जाएगा, नाम नहीं रहेगा, वो जानिए आप, आपका जाने काम, ठीक। क्योंकि अभी आज एक नंबर जारी किया जाएगा आप लोगों के लिए कि उसी नंबर पर भेजना है, उसी नंबर पर डिटेल भेजना है, ना कि उस नंबर पर पैसा भेजना है। नहीं तो गूगल पे, फोन पे करना शुरू कर दो। तुम लोग भी जो है कि जॉइंट अकाउंट जारी होने के बावजूद भी तुम लोग भी इतना दिमाग नहीं लगाते हो कि जॉइंट में भेजना, किंचक थोड़ा किसी ने बरगलाया कि तो जा करके तुम उसी को पैसे दे देते हो। इसलिए किसी को पैसा नहीं देना है, जॉइंट में पैसा देना है। क्योंकि अगर लड़ाई सही तरीके से लड़ना है तो जॉइंट में पैसा देना है। जॉइंट खाते के सिवा किसी को नहीं करना पेमेंट, चाहे भास्कर हो चाहे सुशील हो, किसी को नहीं करना है, और चाहे जेलर हो, किसी को नहीं करना है पेमेंट जॉइंट के सिवा। करना है तो जॉइंट में ही करना है सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जब
कभी ज़रूरत समझी जाएगी तो लाइव आ जाएगा।